बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो ख़बरों का मरकज़ बन चुकी है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगता ये है कि गेम उल्ट पुल्ट हो चुकी है और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जितने इकदामात हुए थे उनकी एंड गेम का आगाज़ हो गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से जो कुछ हुआ, बहुत सारी इवेंट्स हैं जिनसे आप आगाह हैं, हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त का जो मंजरनामा है वो एक बहुत ही मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहा है। जिस तरीके से कुर्बानी के जब बैल लाए जाते हैं और वो बैल अगर बफर जाए ज़िबा होने से पहले, अगर वो रस्सा तोड़वा ले तो फिर बहुत सारे लोग ज़ख्मी होते हैं। तो जो कुर्बान किए जाने थे उन्होंने रस्से तोड़वा लिए हैं और कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर शुनीद है कि इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में शहर इक़्तिदार में कुछ बंद कमरा मुलाकातें हो रही हैं, वकला की भी, जजेस की भी और बहुत से फ़ैसला साज़ों की भी, कि अब ये मामला किस तरफ जाएगा। यकायक जस्टिस सरफराज डोगर का जो मामला है, रेफरेंसेस की गूंज है, वकला अपने तौर पर कुछ हिकमत अमली बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम मंजरनामे का अहाता करेंगे और बैकग्राउंड से आप वाकिफ़ हैं कि एक एप्लीकेशन आई थी, एक रेफरेंस फाइल हुआ था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसे ही वो हिस्सा बने उस लेटर का जो 6 जजेस ने लिखा, और उसके बाद जब उनको ट्रिब्यूनल हेड बनाया गया, जब वो ट्रिब्यूनल बने जिसने इस्लामाबाद में होने वाले इंतखाबात के हवाले से जो रिटर्न्ड कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए गए थे उनसे कहा कि आप फॉर्म 45 ओरिजिनल जमा करवा दें, एफिडेविट जमा करवा दें, और अगर झूठा साबित हुआ तो मैं अडयाला जेल भेजूंगा। इस मंजरनामे में अचानक से उनकी डिग्री वाला मामला आ गया। अदील सरफराज साहब, जाहिर है कि ये बात बहुत अहम है कि अगर उनकी डिग्री के ऊपर अगरचे ये सवाल मौजूद है कि ये बदनीयती में हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन डिग्री का मामला तो बड़ा सीरियस है। अगर एक डॉक्टर जिसे आप इलाज करवाते हैं या जिसे आपने सर्जरी करवानी है तो उसको इजाज़त मिलती है जब वो MBBS पास कर लेता है, PSC कर लेता है, वो सर्जन बन जाता है, फिर उसके बाद उससे पहले एक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का टेस्ट होता है, वो क्लियर कर लेता है, तब उसको इजाज़त मिलती है। तो अगर एक सर्जन डिग्री होती है, एक सर्जन, एक डॉक्टर जो है उससे आप इलाज करवाने की इजाज़त या इलाज करने की इजाज़त नहीं दे सकते, तो सवाल तो जाहिर है कि एक बड़ा तगड़ा मौजूद है कि अगर डिग्री ना हो तो कोई शख्स इतने अहम मनसब पर कैसे बैठ सकता है। लेकिन मामला तो सादा नहीं है ना, मामला खुला कैसे है, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। और ईमान मज़ारी के हवाले से जो तफसीलात, पहले तो मुझे बताएं कि क्या वाकई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त शोरिश पैदा हुई है, ये एंड गेम है कि अब तय होना है कि ये जो जजेस हैं इनका जो है वो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी तरीके से बरकरार रह पाएंगे या आप रेफरेंसेस पे जल्द से जल्द फैसले होंगे? देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब वाकई में तय होना है, ये हतमी मरहला है। जो 26वीं आईनी तरमीम में एक आगाज़ हुआ था, जो नुक्ता आगाज़ हम 26वीं आईनी तरमीम को कहते हैं मौजूदा सेटअप का, इसमें अब जो चीज़ों को फाइनली सेटल डाउन होना है वो अब इस मौके पर ही होना है। ये मौका दिया नहीं गया, ये मौका खुद ब खुद बन चुका है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और मेरा ख्याल है कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, वो ईमान मज़ारी साहिबा के साथ एक वाक़या हुआ, उसके बाद फिर यके बाद दीगरे उनसे अपेरेंटली ब्लंडर्स ही हो रहे हैं। और फिर जस्टिस सरदार जो तारिक जहांगीरी साहब हैं उनका मुकदमा अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाता है और उनको काम करने से रोक दिया जाता है। ये बेसिकली अब जिस तरह का रिएक्शन इसके ऊपर आ रहा है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है मौजूदा हालात में, जहाँ पर आपको मालूम है चंद वकला भी एक जगह पर इकट्ठा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराने की हिम्मत सकत नहीं रखते थे। अब वहाँ पर खड़े होकर आज वकला साहिबान ने बड़ी धुआंधार तकारीर की हैं, रेफरेंसेस की गूंज है कि जज साहब के खिलाफ रेफरेंस, चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस या शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी जाए। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, अब बाकायदा तौर पर यह तय होना है कि ये निज़ाम जो 26वीं आईनी तरमीम में मुतारफ़ करवाया गया है यही कंटिन्यू करेगा या फिर इसको रोल बैक किया जाएगा, इसको रिवर्स किया जाएगा या फिर 27वीं आईनी तरमीम आएगी। और इन जजेस, क्योंकि देखें दो चीज़ें तो बड़ी उभर कर सामने आई हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है और ये जो मौजूदा जजेस हैं जो बेसिकली जिनको ट्रबल मेकर कहा जा रहा है, ये एक साथ नहीं चल सकते। या हुकूमत स्मूथली फंक्शन कर सकती है या ये जजेस काम कर सकते हैं, ये तो एक ओपिनियन जो है वो अब बन गया है। नहीं, आई बैक टू डिफर। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जजेस साहिबान और हुकूमत एक साथ काम कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा हुकूमत को
अब पीछे आना पड़ेगा और बाकायदा जो आइन है, जो कानून है, उसके मुताबिक अगर हुकूमत तमाम तर चीज़ों को लेकर आगे चलती है तो मैं समझता हूँ कि इन जजेस साहिबान से उन्हें कोई मसला नहीं होगा। इन जजेस साहिबान से मसला क्या है, आप देख लें कोई भी एक फ़ैसला इन पर्टिकुलरली 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान के आप नाम ले लें, जस्टिस अभी तारिक जहांगीरी साहब का नाम है, मोहसिन अख्तर कियानी है, बाबर सत्तार हैं, एजाज इसहाक हैं, समन रिफत इम्तियाज़ हैं। इन 5 जजेस में से किसने कोई एक ऐसा फैसला दिया है जिसे मैं और आप यहाँ पर बैठकर कह सकते हैं कि ये गैर कानूनी उन्होंने कर दिया है या आइन की गलत तशरीह कर दी है? कोई भी फैसला नहीं है। हाँ, ऐसे फैसले ज़रूर दिए गए हैं जो मौजूदा सेटअप को अपसेट करते हैं। इस लिहाज से मौजूदा सेटअप जो है वो इन जजेस साहिबान को अब देख नहीं पा रहा और वो उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। अगर वो थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर लें मौजूदा हुकूमत, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा चलेगा काम। और जो मौजूदा सेटअप इन्होंने बना लिया है, जैसे कि जैसे सरदार सरफराज डोगर साहब पर तकिया किए हुए है इस वक्त हमारी हुकूमत, या दीगर ट्रांसफर जजेस या एडिशनल जजेस साहिबान के ऊपर तकिया किए हुए, वो फिर नताइज भी हमारे सामने हैं। किस तरह के फैसले आ रहे हैं, जो फैसले जैसे सरदार सरफराज डोगर साहब कर रहे हैं उनका वज़न तो अब उनके अपने हामी भी नहीं उठा पा रहे। मैं सिर्फ अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा, आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के हालिया फैसलों को डिफेंड नहीं कर पा रहे, उल्टा वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इवन दो वो वकला साहिबान जो कल तक 26वीं आईनी तरमीम और इन जजेस के ट्रांसफ़र पर बहुत बड़े हामी थे, वो भी अब उस रेफरेंस या उस शिकायत को दर्ज करने की हिमायत कर रहे हैं सरफराज डोगर साहब के ख़िलाफ़। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो हुकूमत है उसको भी ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई अब जो एसेट सो कॉल्ड हमारे लिए थे वो लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं और ये उल्टा उनको भी नुकसान। खोखर साहब, बाकी बहुत सारे लोग जो अब उन्हें वन ऑफ द पायनियर्स कहा जाता है। हसनात मलिक ने जो खबर की है मेरे पास प्रोग्राम में, जो है वो हसन रज़ा पाशा साहब थे, उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है इसको आर्टिकल 209 अगर देखें, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ही वो एपेक्स फोरम है कि जहाँ पर जजेस के खिलाफ शिकायत जो हैं और उनके ऊपर हतमी ऑर्डर, यानी कि अगर किसी को रोकना है, मुअत्तल करना है, सस्पेंड करना है, और उसमें भी मुख्तलिफ हवाला जात हैं माजी के फैसलों के, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वक्त के, कि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक टाइम लाइन तो मैंने रखी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला जो है वो किस तरीके से अब यहाँ पर इस नहज पर पहुँचा कि उनकी डिग्री किस टाइम लाइन। इवन सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जिनको इस दौर का मौजूदा रजीम का बेनिफिशरी भी करार दिया जाता है, वो भी आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ इस फैसले को डिफेंड नहीं कर पाए। एक प्रोग्राम में उन्होंने भी कहा है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार। बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया सोशल मीडिया पे, एक माजी का 90s का एक बड़ा मशहूर ड्रामा है बंधन, जिसमें गालिबा नादिया खान और नुमान जो टीवी होस्ट हैं, हाँ, उनके दरमियान कोई झगड़ा होता है मियाँ बीवी के दरमियान, और मामला तलाक तक चला जाता है और कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। और इस्लामाबाद कचहरी के वो मनाजिर जो वहाँ पर फिल्म बंद हुए थे उस वक्त, तो उन दोनों के बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में जिस बंदे का चैम्बर नज़र आ रहा है 90s में, वो है तारिक महमूद जहांगीरी का चैम्बर। अच्छा, तो तारिक महमूद जहांगीरी का 25-30 साल पहले के एक ड्रामे में वो जो चैम्बर है, वो जो चैम्बर जिस तरीके से शूट हुआ है इस बैकड्रॉप में, तो तारिक महमूद जहांगीरी का जो बैकग्राउंड और हिस्ट्री है वो ज़ाहिर है कि डेट्स बैक। फिर उसके बाद सवाल बहुत अहम खड़े हो जाते हैं। सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि अगर डिग्री जाली थी तो क्या पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है कि एक शख्स राइजेस थ्रू द रैंक्स, यानी वकील होने, अच्छा वकील होने के लिए ये निशानी काफ़ी है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जब वकील थे, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, तो वो नज़र इंतखाब बनते हैं शाहिद खाकान अब्बासी का LNG रेफरेंस में। उनके पास अपने मुकदमात लड़वाने के लिए जाते हैं एहसन इकबाल साहब, जो मौजूदा हुकूमत में बड़े बड़े अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं। वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून और आइन पे आपकी गिरफ्त इतनी अच्छी है कि एक साबिक वज़ीर आज़म थे, एक साबिक वज़ीर दाखिला थे, जब इन पे हमने आपसे आपको अपना वकील बनाना है, और वो कोर्ट्स में उनके काउंसिल के तौर पर अपेयर होते रहे, उनके मुकदमात सिर्फ लड़ते नहीं रहे, जीतते भी रहे हैं। जाहिर है कि उसके बाद फिर यही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, कोई एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बना देता है, कोई अटॉर्नी जनरल जो है डिप्टी अटॉर्नी जनरल बना देता है, और फिर जब इनकी तैनाती होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेजिस्ट कर रही होती है कि ये ना हो, ना बाबर सत्तार हो, ना तारिक महमूद जहांगीरी हो, उनको पिच करने, उनके लिए लॉबी करने के लिए
पेश होती है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। और आज उनकी, जाहिर है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उनकी डिग्री वाकई जाली और वो साबित करने में कामयाब नहीं होते अपनी डिग्री को, तो फिर इतने अहम अचीवमेंट्स कैसे कोई शख्स कर सकता है। एक ऐसी अदालत में सीनियर जज के ओहदे के ऊपर बैठा हुआ शख्स, जिसने मुस्तकबिल में शायद चीफ जस्टिस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनना हो, जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजर के अगर वो इस पोजीशन तक पहुंच गया, जिस ऐसी कोर्ट में जिसका इतलाक, जिसकी जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होती है। लेकिन जो करंट मामला है अदील सरफराज, उसका मुझे बताएं कि ये क्या इसकी कोई नज़ीर मिलती है कि तारिक जहांगीरी साहब जस्टिस सरफराज डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के ख़िलाफ़ जिन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया, यानी उनके खिलाफ दरख्वास्त देने वाले हैं और फिर इंट्रा कोर्ट अपील में मुंतज़िर हैं, जी हाँ, और फिर उन्हीं के खिलाफ केस सुने जस्टिस सरफराज डोगर। सर ऐसा कभी नहीं हुआ, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है और इंतकामी कार्रवाई इसी को कहते हैं। बेसिकली तो वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उन जज साहब से वो काफ़ी नाला हैं, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरी। पहले 6 जजेस का ख़त, उसके बाद 5 जजेस का ख़त, 5 जजेस की पिटीशन, आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। और अभी इस वक्त भी इंट्रा कोर्ट अपील की सूरत में उनकी अपील जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। और इस वक्त जस्टिस सरदार इस जो डोगर साहब हैं, ये उस मुकदमे को सबसे पहले तो अपने सामने मुकर्रर करते हैं। मैं पहले दिन से यही बात करूँ, हमारे बहुत से दोस्त उस फैसले को रो रहे हैं जो उन्होंने ओपन कोर्ट में मुख्तलिफ सुनाया और बाद अज़ा मुख्तलिफ जारी कर दिया। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल जो उठता है वो यही उठता है जो आपने अभी इशारा दिया कि एक जज साहब जिनका एक बायस भी बड़ा नुमाया है और जिनकी आपस में आप कह सकते हैं कि वो आमने सामने भी खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ वो शिकायत, एक के खिलाफ दूसरा शिकायत कुनंदा है, और आप उसी के खिलाफ केस को अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर कैसे कर रहे हैं। और हैविंग सेड दैट, एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर अपनी जो कार्रवाई है उसको मौखर किए हुए है, उसने उसके ऊपर अभी फाइल रखी हुई है, उन्होंने भी वापस नहीं भिजवाई। लेकिन अब एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि रेलेवेंट फोरम है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, आपके पास वो इख्तियार ही नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर अल्तवा किसी भी मामले के ऊपर आप फैसला कर सकें, बीइंग हाई कोर्ट बेंच। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने भी असनात मलिक साहब की स्टोरी का हवाला दिया, उसमें उन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत सारे वकला साहिबान, जिसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, मोइज़ जाफरी हैं, वकार राना हैं, साबिक डिप्टी एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं तारिक महमूद खोखर साहब, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि देखें, ये इख्तियार ही नहीं है हाई कोर्ट के किसी भी बेंच के पास कि वो अपने ही किसी हाई कोर्ट के जज को काम करने से रोक दे। ये इख्तियार है ही नहीं, ये सिर्फ इख्तियार है आइन के आर्टिकल 209 के तहत, और उसे भी गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि किसी जज को काम करने से रोक दे। वो भी उस जज के खिलाफ फाइंडिंग देगा तो ही इवेंचुअली वो जज काम करने से रुक जाएगा, उसको फारिग कर दिया जाएगा, बरतरफ कर दिया जाएगा। उससे पहले मेरा कहने का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप अबूरी तौर पर इवन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी किसी जज के खिलाफ अगर शिकायत आ गई है तो ये नहीं कह सकती कि फ़लाँ जज को काम करने से रोक दिया जाए। ये उसके पास भी इख्तियार नहीं है। उसके पास इख्तियार सिर्फ एक ही सूरत में है, वो तहकीकात करे, तफ्तीश, वो जो एक तरीक़ाकार है उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग दे। फाइंडिंग के अंदर अगर जज साहब मुर्तकिब करार पाते हैं मिसकंडक्ट के, उनकी डिग्री जाली अपेरेंटली जो कहा जा रहा है वो करार दे दी जाती है, तो फिर उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाता है और इवेंचुअली वो फिर किसी भी जुडिशल वर्क को करने के अहल नहीं रहते। अदरवाइज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो सर दूर की बात है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी इख्तियार नहीं है कि किसी भी जज को उसके जो जुडिशल वर्क है उसको रोक सके। जब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक हतमी फैसला नहीं आता, उस वक्त तक जज को अपने जुडिशल, और यही बुनियादी एक थिन लाइन है ना जुडिशरी की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। अदरवाइज तो फिर सर एक मैस क्रिएट हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा मुफ्ती मुनीब फारूक ने जो बयान जारी किया, मुनीबुर रहमान, सॉरी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जो बयान जारी किया, वो भी मुफ्ती हैं, खैर मुफ्ती रियली सॉरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जो बयान जारी किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि देखें जो इल्ज़ाम है और जो इल्ज़ाम की नौयत है, अब ये लाजिम है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अगर वो इस मामले में क्लियर हैं तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अपना और ख़ुद उनको रुक जाना चाहिए। ये तकाज़ा है इस मनसब का। दीनी हवाले से उन्होंने कहा कि जो हमीयत और गैरत का तकाज़ा है वो यही है कि वो काम बल्कि ना करें और अपने आप को पहले विंडिकेट करें, अपने आप को दुरुस्त साबित करें, अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित करें, उसके बाद करें जो करना है। देखें सर, बात यह है कि अगर अब बात मुफ्ती साहब तक आ गई है तो फिर सुलह ही कर लें।
अब मुफ्ती साहब अगर आकर हमें कानून बताएंगे, कानून समझाएंगे, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। जिनको मालूम ही नहीं है, बेसिक्स का ही नहीं मालूम, इन जज साहब का कोई, आप देखें मुझ पर राह चलते कोई इल्ज़ाम लगा दे तो मैं अब बैठकर अदालतों में साबित करता फिरूंगा। भाई उसने साबित करना है ना, जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। उस शख्स ने अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत मेरे खिलाफ दर्ज कर दी है, तो क्या मैं इस्तीफ़ा देकर या छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊं कि भाई जब तक ये साबित नहीं हो जाता, और आगे बैठे हैं या अफरीदी साहब और दीगर जजेस साहिबान जो इस मामले को टेकअप ही ना करें, तो मैं क्या किस बात की तनख्वाह ले रहा लेकिन हूं? दूसरी तरफ से भी तो आर्गूमेंट स्ट्रांग है ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सर्जन है और आपकी डिग्री जाली होने का जो है वो आपके ऊपर वो लग गया है, तो क्या आप सर्जरी करवा लेंगे उनसे? नहीं, ये बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आर्गुमेंट है ना ये, बिल्कुल आपकी बात एक वैलिड आर्गुमेंट है कि आप क्या इलाज करवाएंगे कैसे शख्स जो सर क्वालिफाइड देखें, डॉक्टर ना हो। इसमें ना ओनस ना तारिक जहांगीरी साहब पर आता है और ना ही किसी और पर आता है, वो आता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर। वो एक बॉडी है ना, उस बॉडी को बनाया ही इसलिए गया है, वो किस लिए है, उसने यही काम करना है। और आपको जब मालूम पड़ रहा है, आप सुन रहे हैं, आपको आगे पीछे से पता चल रहा है, आपके पास शिकायत आ गई है कि भाई फलां जज साहब के खिलाफ तो ये इल्ज़ाम लग गया, ये डिग्री उनकी जाली है, आपके पास अगर शिकायत भी आ गई है, तो आप सबसे पहले आपको चाहिए कि आप वो इजलास बुलाएं और तहकीकात करवाएं, आया ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं। और हमारी इतलात के मुताबिक तो ये मुद्दा वहाँ पर एक दफ़ा टेकअप भी हो चुका है, और कुछ इतलात के मुताबिक तो इस मुद्दे के ऊपर ये तय भी कर लिया गया है कि ये शायद बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी उसको पेंडिंग रखा गया है। तो अगर मैं समझता हूँ हम यहाँ पर बजाय इसके विक्टिम ब्लेमिंग एक होती है ना, कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, अगर उनके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज कर दी है तो अब उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। भाई उन्हें घर नहीं बैठ जाना चाहिए, जिसने सबसे पहले शिकायत दर्ज की है उसे चाहिए कि वो आकर बताए ये इस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम है, इस बंदे की आप डिग्री चेक करवाएं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए फौरी तौर पर, आज अगर शिकायत इस तरह की दर्ज होती है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि डिग्री अगर जाली है तो एक जाली डिग्री वाला कैसे इंसाफ देगा, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए फौरी तौर पर आइंदा उस रोज़ नहीं तो अगले रोज़ बुलाए इजलास और तय कर ले, अगर डिग्री जाली है तो ना सिर्फ उस जज साहब को बरतरफ करें बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर है कि आप इस मामले को क्यों पेंडिंग कर रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, मुफ्ती साहब का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही वो कहाँ से आ गए बीच में। वो नहीं, उन्होंने सोहेल बड़ाइच के हक में भी एक वो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, उस वक्त भी उनका कोई तुक नहीं बनता था। भाई आपसे कौन राय ले? आजकल बड़े जबरदस्त किस्म के ग्राफिक्स में वो अपना बयान जो है वो जारी करते हैं। साइड बाय साइड जाहिर है कि इस पर आने से पहले कि बुकला इस हवाले से जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से क्या इकदाम करने जा रहे हैं। एक और बहुत अहम सवाल जाहिर है कि हमारे सामने खड़ा हुआ ईमान मज़ारी साहिबा के साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ जस्टिस सरफराज डोगर का, उसमें जस्टिस सरफराज डोगर ने अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी। ईमान मज़ारी साहिबा ने कहा कि मामला ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ था जैसे मैं कह रही हूँ। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि मैंने तो बेटी या एक जूनियर या एक वो होने के नाते, एक कॉलीग होने के नाते मैंने तो डिफरेंट टोन में, डिफरेंट मैनर में बात की। वो उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांग रहे हैं और उन्होंने वो भी कर दी। लेकिन मामला हरासमेंट कमेटी के पास गया। हरासमेंट कमेटी जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा वो उन्होंने ही अनाउंस की थी, लेकिन जैसे ही मामला ईमान मज़ारी का पहुंचता है तो वो कमेटी चेंज हो जाती है। ये भी एक अहम सवाल है कि क्या जज अपने जज का इंतखाब खुद कर सकता है? यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो भी जज नहीं का रहा। इंतखाब कर सकती है तो एक जज क्यों नहीं कर सकता? देखिए, यही तो बात है ना, यही अलमिया है। और मैं समझता हूँ कि यही एक वाहिद इकदाम है जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब का। उन्होंने जो उस रोज़ कमरा अदालत में किया, शायद उसकी तशफ़ी हो जाती, वो अगले रोज़ जो उन्होंने बयान दिया उसको थोड़ा सा बेहतर करके, टोन डाउन करके, एक रिग्रेट शो कर देते या माजरत कर लेते, वो मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन जो उन्होंने यहाँ सकता है कि जो वो बात कर रहे हो वही बात दुरुस्त हो कि मैंने इस टोन में, मैंने तो इस सर मामले में इसीलिए तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि अगर आपका मुद्दा दुरुस्त है, वो कि हमारी इतलात के मुताबिक जो ईमान मज़ारी बात कर रही है एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, क्योंकि ईमान मज़ारी ने तो रिपोर्ट नहीं किया, रिपोर्ट तो उन जर्नलिस्ट ने किया जो उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। एग्जैक्टली वही बात हुई है जो बाहर रिपोर्ट हुई। अगर आप समझते हैं कि आपकी राय, आपकी जो बात है उसको सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा, फिर आप अगले रोज़ दोबारा उस पर वो वजाहतें क्यों देते हैं? और फिर हमें बताया गया कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उनके साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं, कि गिल्ट था तभी रब्ता करने की सर कोशिश की गई है। और उसके बाद फिर इतने ही आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप उस कमेटी में जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ को जुलाई में आप अपॉइंट करते हैं, और फिर जिस रोज़ उनकी आपके खिलाफ शिकायत आती है आप उन्हें ओहदे से हटा देते हैं, किसी और को, अपने ही करीबी एक जज साहब को आप उस कमेटी की सरबराही दे देते हैं। तो ये तमाम अगेन ये सारे ज़ाहिर है कि वो सवालात हैं जो बिफोर कोड ऑफ लॉ अगर आते और वहाँ पर एड्रेस होते तो फिर शायद इसकी ज़्यादा बेहतर सूरत जो है वो नज़र आती। लेकिन मुझे तो लगता है उन्होंने ईमान मज़ारी का केस मजबूत किया है इस एक
अपने फैसले से। उन्होंने जो मिसकंडक्ट अपेरेंटली बिल्कुल अपेरेंटली जो है वो है, और जाहिर है कि इस दौरान अब जो वकला हैं, बार काउंसिल्स के इंतखाबात होने वाले हैं, तो एक आम तासुर अब ये बन गया है कि इस वक्त किसी भी धड़े का वकला के इस सारे मामले पे आसान नहीं होगा तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ खड़ा होना या जस्टिस सरफराज डोगर के फेवर में खड़ा होना। और उस वजह से ये मामला अब कम अज़ कम जब तक बार काउंसिल्स के इंतखाबात नहीं हो जाते उस वक्त तक आपको इसके ऊपर लीगल फ्रेटर्निटी का मौक़िफ़ बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सख्त नज़र आएगा। बिल्कुल सर, और ये बड़ा ही अलमिया है पाकिस्तान का, क्योंकि हमारी जो वकला तहरीक है, वकला तंजीमें हैं, और उनका जो किरदार बनता था उन्होंने अभी तक अदा नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो कुछ हो चुका है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ, वो खामोश रहे। कुछ प्लाटों का इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ किसी और चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उन्होंने किया तो कुछ नहीं ना अमली तौर पर। अब जब उन्हें नज़र आ रहा है कि भाई इंतखाबात करीब हैं और 5 साल के लिए या 3 साल के लिए गालबन जो इस्लामाबाद बार कौंसिल और वो बार कौंसिल के लिए मेंबर मुंतखब होना है पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं और वकला साहिबान को, जो यंग वकला साहिबान हैं, उन्हें आप किसी भी सूरत में नाराज़ नहीं करना चाहते। आज जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसकी जानिब से एक बड़ी अहम जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर बड़े अहम फैसले हुए हैं। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का फैसला किया गया है। एफिडेविट्स उन वकला साहिबान के जो कमरा अदालत में मौजूद थे उनके इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो भी पेश किए जाएंगे, और सरदार जो डोगर साहब हैं उनके फैसले के खिलाफ अपील भी दायर करने जा रहे हैं। तो अब इस तमाम तर ज़िमन में जो वकला तंजीमें हैं, जो सीनियर आला ओहदेदार हैं, जो इस वक्त बेनिफिशरी भी हैं इस मौजूदा निज़ाम के, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, उनके ऊपर एक प्रेशर है। लेकिन ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इंतखाबात हैं, अदरवाइज़ ना रूल ऑफ लॉ है, ना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, कुछ भी नहीं है। अगर आज इंतखाबात ना होते तो मैं आपको दावे के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ कि यही तमाम हमारे दोस्त आज जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के हक़ में हमें तावीलें पेश कर रहे होते। बहरहाल जो मामला ज़ाहिर है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से हुआ, अनफोल्ड हुआ, मज़ीद मातहत लेजिस्लेशन की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर जज साहिबान आ गए, फिर ट्रांसफ़र होके जस्टिस सरफराज डोगर आ गए, फिर वो चीफ़ जस्टिस बन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3-2 से एक फ़ैसला सुनाया। उसके बाद सदर मुमलिकत को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो डिसाइड करेंगे सीनियरिटी, और उसमें जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं बिकम्स द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन ये जो पूरी गेम थी, लगता ही है कि वो उल्ट पुल्ट हो गई है। अब चीज़ें जो हैं वो शायद दोबारा इनके सेटल होने में जो जिनको बेसिकली कहा जाता है कि कुर्बानी जिन बैलों की होनी थी उन बैलों ने रस्से तोड़वा लिए, और अब ज़ाहिर है कि इंट्रा कोर्ट अपील वो उसका फ़िक्स होना, अब ज़ाहिर है कि वो 5 रुकनी था तो 6-7 रुकनी बेंच जो है वो सारे मामले को सुनेगा। अलबत्ता शहर इक़्तिदार में इस हवाले से जो बंद कमरा मुलाकातें हो रही हैं उसमें एक नए तूफ़ान का सामान अगले 2-3 महीने अदालती महाज ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से आपको बड़ी गर्मा गर्म खबरें सुनने को देखने को मिलेंगी, जिसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला हम भी जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।